नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतर रहे हैं जिनकी बहादुरी और नेतृत्व आज भी मिसाल हैं, खासकर भारतीय वायुसेना में। जी हाँ। हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी की किताब के चैप्टर 1.3 ऑन विंग्स ऑफ करेज की। ये पूरा चैप्टर एयरफोर्स मार्शल अर्जुन सिंह ढिल्लों पर है। बिल्कुल। और ये चर्चा देखिए खासतौर पर एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। हम इसके जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ, और समझेंगे कि अर्जुन सिंह का जीवन, उनकी उपलब्धियां और आईएएफ के लिए उनका जो योगदान था वो इतना खास क्यों माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। और अर्जुन सिंह जी का नाम आते ही सबसे पहली और शायद सबसे अनोखी बात जो दिमाग में आती है वो है उनका पद मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। ये इंडियन एयरफोर्स का सबसे ऊंचा पद है, 5 स्टार रैंक, हमारी आर्मी के फील्ड मार्शल के बराबर। अच्छा। और सबसे खास बात यह है कि अर्जुन सिंह जी आईएएफ के इतिहास में अकेले अफसर हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। किताब में उन्हें भारतीय सैन्य इतिहास का आइकॉन कहा गया है, मतलब एक प्रतीक, एक आदर्श, और ये शब्द उनके कद को बिल्कुल सही दिखाता है। तो इस शिखर तक वो पहुंचे कैसे? शुरुआत कहाँ से हुई? उनका जन्म तो 15 अप्रैल 1919 का है, लायलपुर में, जो पाकिस्तान में फैसलाबाद है जी। और पढ़ाई मोंटेगोमरी में हुई, जो आज साहिवाल है। उस समय का माहौल कैसा रहा होगा फौज में करियर बनाने के लिहाज से? देखिए, वो ब्रिटिश हुकूमत का दौर था, तो एक भारतीय नौजवान के लिए आरएएफ मतलब रॉयल एयरफोर्स के इतने बड़े कॉलेज तक पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हाँ, बिल्कुल। अर्जुन सिंह जी सिर्फ 19 साल के थे 1938 में, जब उन्हें आरएएफ कॉलेज क्रैनवेल यूके में एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए चुना गया। ये उनकी काबिलियत का पहला बड़ा सबूत था। यहीं से उनका प्रोफेशनल सफर शुरू हुआ। और उनकी शुरुआती ट्रेनिंग के बाद की पोस्टिंग, किताब में कुछ पुराने किस्म के जहाजों का भी जिक्र है। हाँ, ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली तैनाती हुई नंबर 1 आरआईएफ यानी रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन में। वहां उन्होंने वेस्टलैंड वैपिटी बाइप्लेन्स उड़ाए। बाइप्लेन्स मतलब वो 2 पंखों वाले पुराने विमान? बिल्कुल, जिनके पंखों के 2 सेट होते हैं, एक के ऊपर एक। उस जमाने के शुरुआती फाइटर प्लेन्स ऐसे ही होते थे। फिर जैसा किताब में लिखा है, ब्रीफ स्टिंट मतलब थोड़े समय के लिए वो नंबर 2 आरआईएफ स्क्वाड्रन में गए। अच्छा। और उस वक्त के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, मतलब आज के पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ऑपरेशन में हिस्सा लिया। लेकिन वो जल्दी ही नंबर 1 स्क्वाड्रन में लौट आए थे। हाँ, फ्लाइंग ऑफिसर बनकर। और इस बार वो ज्यादा मॉडर्न और पावरफुल प्लेन उड़ा रहे थे, हॉकर हरिकेन। हॉकर हरिकेन? जी। और यही वो समय था जब दूसरा विश्व युद्ध बस शुरू ही होने वाला था, तो उन्हें जल्द ही असली जंग का सामना करना था। दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो 1943 का बर्मा कैंपेन, खासकर अराकान मुहिम का जिक्र है। जी। वहाँ क्या भूमिका थी उनकी? अराकान कैंपेन मित्र देशों के लिए, मतलब एलाइड फोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल था। घने जंगल, मुश्किल इलाके और जापानीज फौज का कड़ा मुकाबला। हाँ, सुना है। अर्जुन सिंह ने वहां सिर्फ एक पायलट के तौर पर नहीं बल्कि अपनी लीडरशिप भी दिखाई। वो दुश्मन के ठिकानों पर हवाई हमले करते थे, अपनी जमीनी फौजों को एयर कवर देते थे। किताब बताती है कि उनका प्रदर्शन इतना शानदार था कि 1944 में उन्हें स्क्वाड्रन लीडर बना दिया गया। और उसी साल उन्हें वो बड़ा सम्मान भी मिला, डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस, डीएफसी। इसका क्या महत्व था? डीएफसी देखिए, युद्ध के समय असाधारण बहादुरी और फर्ज निभाने के लिए दिया जाने वाला एक बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रिटिश मिलिट्री सम्मान था। अच्छा। अर्जुन सिंह को ये बर्मा कैंपेन में अपने स्क्वाड्रन को कामयाबी से लीड करने और जापानीज सेना के खिलाफ हिम्मत भरे ऑपरेशंस के लिए मिला था। ये सिर्फ एक मेडल नहीं था, ये उनकी जबरदस्त फ्लाइंग स्किल और लीडरशिप का ऑफिशियल सम्मान था। हाँ, ये बात जरूर है। किताब ये भी बताती है कि कैसे उन्होंने मित्र सेनाओं को यांगून, जो तब रंगून कहलाता था, उसके तरफ बढ़ने में अहम हवाई मदद दी। उस वक्त किसी भारतीय ऑफिसर के लिए ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फिर आया 1947, भारत की आजादी। 15 अगस्त का दिन, दिल्ली का लाल किला। किताब में एक बड़ा रोमांचक किस्सा है इसका। हाँ, वो तो वाकई एक यादगार ऐतिहासिक लम्हा था। आजादी के पहले ही दिन 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में लाल किले के ऊपर 100 से ज्यादा इंडियन एयरफोर्स के विमानों ने एक शानदार फ्लाई पास्ट किया था। फ्लाई पास्ट मतलब विमानों का एक साथ फॉर्मेशन में उड़ना? जी बिल्कुल, किसी खास मौके पर जैसे राष्ट्रीय दिवस पर विमानों का ग्रुप में उड़ान भरना। और इस ऐतिहासिक फ्लाई पास्ट को लीड कर रहे थे विंग कमांडर अर्जुन सिंह। कमाल है।
सोचिए, एक नया आजाद देश, उसके ऊपर अपनी एयरफोर्स की ताकत और अनुशासन का वो पहला नजारा, और उसकी कमान अर्जन सिंह के हाथ में। सच में गर्व का पल रहा होगा। अच्छा, आजादी के बाद उनका करियर कैसे आगे बढ़ा? उनकी ट्रेनिंग और तजुर्बा लगातार बढ़ता रहा। आजादी के फौरन बाद उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए यूके भेजा गया, रॉयल स्टाफ कॉलेज। जी। वहां से लौटने पर 1949 में उन्हें एयर कमांडो के रैंक पर प्रमोट किया गया। ये एक सीनियर रैंक थी और इसके साथ ही उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। वो जिम्मेदारी थी ऑपरेशनल कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग यानी एओसी की। बिल्कुल सही, उन्हें ऑपरेशनल कमांड का एओसी बनाया गया। एओसी मतलब एयर ऑफिसर कमांडिंग, किसी भी एयर कमांड का चीफ होता है। उस कमांड के सारे एयर बेसिस, स्क्वाड्रन्स, सारी ऑपरेशनल गतिविधियां, सबकी जिम्मेदारी एओसी की होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पद था। बहुत ज्यादा, खासकर एक नई बनी एयरफोर्स के लिए जो अभी खुद को मजबूत कर रही थी। और दिलचस्प बात यह है जो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए कि अर्जन सिंह ने इस एओसी के पद पर सबसे लंबे समय तक काम किया। अच्छा। जी, 2 बार, पहले 1949 से 1952 तक और फिर दोबारा 1957 से 1961 तक। इसी ऑपरेशनल कमांड को बाद में वेस्टर्न एयर कमांड कहा गया, जो आज भी हमारी सबसे अहम कमांड्स में से एक है। ये लंबा कार्यकाल उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और ऑपरेशनल समझ को दिखाता है। इसके बाद तो लगातार ऊपर चढ़ते गए होंगे एयरफोर्स के टॉप पदों की तरफ। हाँ बिल्कुल, एयर कमोडोर के बाद एयर वाइस मार्शल बने, फिर एयर हेडक्वार्टर्स में अहम जिम्मेदारियां संभाली। 1962 में चीन युद्ध के बाद उन्हें डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया, फिर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। यानी अनुभव और लीडरशिप हर सीढ़ी उन्होंने पार की। जी, और आखिरकार 1 अगस्त 1964 को वो एयर मार्शल के रैंक के साथ इंडियन एयरफोर्स के चीफ बन गए, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, सीएएस। और उनके सीएएस बनने के ठीक 1 साल बाद ही 1965 में देश को पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। यहां से कहानी और भी अहम हो जाती है। हाँ, ये उनकी करियर की, उनकी लीडरशिप की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा थी। एयरफोर्स चीफ के तौर पर पूरे हवाई युद्ध की स्ट्रैटेजी, उसका संचालन, सब उनके कंधों पर था। चुनौतियां तो बहुत रही होंगी। बिल्कुल, चुनौती सिर्फ दुश्मन से नहीं थी, अंदरूनी भी थी। किताब में बताया गया है कि उस समय पाकिस्तानी एयरफोर्स को अमेरिका से मदद मिल रही थी। उनके पास कुछ मामलों में हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी वाले प्लेन और हथियार थे। हाँ, ये बात आती है। और इंडियन एयरफोर्स के पास रिसोर्सेस मतलब संसाधन सीमित थे। तो ऐसे में उन्होंने कैसे सामना किया? किताब में एक शब्द है एसिड्यूअसली, उनके काम करने के तरीके के लिए। एसिड्यूअसली इसका मतलब है बहुत मेहनत से, लगन से, हर छोटी बात पर ध्यान देते हुए। अर्जन सिंह ने ठीक यही किया। उन्होंने जो भी संसाधन थे उनका बेस्ट इस्तेमाल किया, सही रणनीति बनाई और सबसे जरूरी अपने पायलट्स और बाकी स्टाफ का हौसला बनाए रखा। अच्छा। उन्होंने एयरफोर्स को सिर्फ डिफेंसिव रोल से निकालकर अटैकिंग रोल में लाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में आईएएफ ने न सिर्फ पाकिस्तानी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि दुश्मन के इलाके में अंदर जाकर उनके जरूरी ठिकानों को निशाना बनाया। उस समय के रक्षा मंत्री वाईबी चौहान, वो भी उनसे काफी प्रभावित थे। उनका एक कोटेशन अक्सर सुनने को मिलता है। हाँ, और वो कोटेशन अर्जन सिंह के व्यक्तित्व और उनके लीडरशिप स्टाइल को बहुत अच्छे से बताता है। वाईबी चौहान ने कहा था, एयर मार्शल अर्जन सिंह इज अ जूअल ऑफ अ पर्सन, क्वाइट एफिशिएंट एंड फर्म, अनएक्साइटेबल बट अ वेरी एबल लीडर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एयर मार्शल अर्जन सिंह एक रत्न जैसे व्यक्ति हैं, बेहद कुशल और दृढ़, शांत स्वभाव वाले, जल्दी उत्तेजित ना होने वाले, लेकिन एक बहुत ही काबिल नेता। यहाँ जूअल ऑफ अ पर्सन मतलब रत्न जैसा इंसान, एफिशिएंट मतलब कुशल, फर्म मतलब मजबूत इरादों वाला, अनएक्साइटेबल मतलब जो मुश्किल में भी शांत रहे, और एबल लीडर मतलब काबिल नेता। चौहान साहब का ये कहना, जिसे किताब कमेंडिंग कहती है, यानी आधिकारिक तौर पर तारीफ करना, ये दिखाता है कि युद्ध के उस तनाव भरे माहौल में भी अर्जन सिंह कितने शांत और असरदार तरीके से लीड कर रहे थे। 1965 की जंग में एयरफोर्स का प्रदर्शन उनकी इसी लीडरशिप का नतीजा था। और हाँ, परीक्षा के लिहाज से भी 1965 युद्ध में उनकी भूमिका और चौहान साहब की ये टिप्पणी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और 1965 युद्ध में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण भी मिला था, है ना? जी बिल्कुल।
युद्ध के बाद देश ने उनकी इस असाधारण लीडरशिप को पहचाना और उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। ये उनकी मिलिट्री लीडरशिप को मिला एक बड़ा सिविलियन ऑनर था। जुलाई 1969 में 50 साल की उम्र में वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद से रिटायर हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने देश की सेवा जारी रखी। स्विट्जरलैंड में राजदूत रहे, केन्या में हाई कमिश्नर रहे। लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा सम्मान तो अभी बाकी था ना। हाँ। देश ने उनके पूरे जीवन के योगदान को, खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स की नींव रखने और उससे ताकतवर बनाने में उनकी भूमिका को पहचाना। और वो सम्मान था मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स का पद। सही। जनवरी 2002 में गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत सरकार ने उन्हें मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स के 5 स्टार रैंक से सम्मानित किया। ये एक ऐतिहासिक पल था। ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि वो ये पद पाने वाले पहले और आज तक के एकमात्र एयरफोर्स ऑफिसर हैं। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये पद आर्मी के फील्ड मार्शल के बराबर है, जो सम्मान फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और फील्ड मार्शल KM करियप्पा को मिला था। अच्छा, तो ये सिर्फ अर्जन सिंह का सम्मान नहीं था? ये उनका व्यक्तिगत सम्मान तो था ही, लेकिन ये पूरी इंडियन एयरफोर्स के लिए भी गर्व का मौका था। ये जानना कि उन्हें ये पद कब मिला, क्यों मिला, ये परीक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। किताब उनके योगदान को मॉन्यूमेंटल कहती है, मतलब बहुत बड़ा, विशाल। उन्होंने IAF को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और एक पोटेंट यानी शक्तिशाली और इफेक्टिव यानी प्रभावी एयरफोर्स बनाने में कैसे मदद की? देखिए, उनका योगदान कई लेवल्स पर था। पहला, शुरुआती दिनों में एक पायलट और कमांडर के तौर पर उन्होंने मजबूत नींव रखी। दूसरा, AOC और फिर CAS के तौर पर उन्होंने एयरफोर्स के स्ट्रक्चर को, ट्रेनिंग के तरीकों को, ऑपरेशनल तैयारियों को बेहतर बनाया, मजबूत किया। और तीसरा 1965 की जंग में उन्होंने साबित किया कि इंडियन एयरफोर्स किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। उन्होंने नए मॉडर्न विमानों और टेक्नोलॉजी को एयरफोर्स में लाने पर जोर दिया। उनकी दूर की सोच और लीडरशिप ने ही IAF को एक छोटी मददगार फोर्स से एक आजाद, ताकतवर और असरदार, पोटेंट एंड इफेक्टिव एयरफोर्स बनाया। मतलब उनका प्रभाव बहुत गहरा था। बहुत गहरा, इतना कि किताब उन्हें मिलिट्री लीडरशिप का एपिटमी कहती है, यानी एक आदर्श, एक परफेक्ट मिसाल। ये शब्द मॉन्यूमेंटल, पोटेंट, इफेक्टिव, एपिटमी, इनके मतलब समझना भी जरूरी है। ये उनके योगदान के साइज और क्वालिटी को बताते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मेन पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, मुख्य बात यह है कि एयर मार्शल अर्जन सिंह सिर्फ एक बहादुर पायलट या कामयाब कमांडर ही नहीं थे। वो एक विजनरी लीडर थे, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स को बनाया, उसे शक्ल दी और आत्मनिर्भर बनाया। उनकी जिंदगी साहस का, जैसे दूसरे विश्व युद्ध में DFC मिलना, लीडरशिप का, 1947 का फ्लाई पास्ट, 1965 की जंग, दृढ़ता का, हर चुनौती का सामना करना और देश सेवा का प्रतीक है। और उनका एकमात्र मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बनना उनके अनोखे कद को हमेशा याद दिलाता रहेगा। और अगर हम SSC परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कौन सी बातें खास तौर पर याद रखनी चाहिए स्टूडेंट्स को? हाँ, परीक्षा के लिए कुछ खास बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, अर्जन सिंह का एकमात्र मार्शल ऑफ द एयरफोर्स होना, और ये पद उन्हें 2002 में मिला। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय उनकी भूमिका, जब वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। जी। तीसरा, उस वक्त के रक्षा मंत्री YB चौहान ने उनके बारे में जो कहा था, जोअल ऑफ अ पर्सन वाली बात। हाँ, वो कोटेशन। चौथा, दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा कैंपेन में उनका रोल और 1944 में मिला DFC सम्मान। पांचवा, AOC यानी एयर ऑफिसर कमांडिंग के तौर पर उनका सबसे लंबा कार्यकाल, ये भी पूछा जा सकता है। और आखिर में IAF को एक पोटेंट, शक्तिशाली और इफेक्टिव प्रभावी फोर्स बनाने में उनका मॉन्यूमेंटल, विशाल योगदान और उन्हें लीडरशिप का एपिटमी, आदर्श क्यों माना जाता है, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर फोकस करना फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल। उनका जीवन सिर्फ मिलिट्री हिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़ना चाहेंगे सबके सोचने के लिए। जी। एयर मार्शल अर्जन सिंह की जिंदगी से आज के समय में हम क्या सीख सकते हैं? आज की दुनिया में उनकी हिम्मत, उनका अनुशासन, उनका शांत नेतृत्व
देश के लिए उनका समर्पण, इन सब का क्या महत्व है? ऐसी कौन सी बात है जो उनकी कहानी को आज भी इतनी रिलेवेंट बनाती है? ये बहुत अहम सवाल है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे अपनी ड्यूटी के प्रति निष्ठा, प्रोफेशनलिज्म और दूर की सोच से बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी की जा सकती हैं और बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये सभी सुनने वालों के लिए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद रही होगी।